हीरा मेरी जान, रोना बंद करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। इतने साल हो चुके हैं हमारी शादी को और रोज रात को बस यही ड्रामा होता है तुम्हारा। औलाद देना न देना अल्लाह ताला के अख्तियार में है। उसका जब भी हुक्म होगा हमारी झोली भर देगा। मैं किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पर यकीन नहीं रखता, मेरा यकीन मेरे खुदा की जात पर है। हीरा के शोहर आमिर ने हीरा को प्यार से और थोड़ा गुस्से से समझाते हुए कहा, पर हमेशा की तरह वो बेड के दाएं कॉर्नर पर दीवार की तरफ करवट लिए अपने मुकद्दरों पर आंसू बहा रही थी। पता नहीं आज किस लेडी डॉक्टर का मुंह देख आई है, अब 10 दिन घर से सोग नहीं खत्म होना। आमिर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और कंबल खींचकर सर तक लपेटकर सोने की कोशिश करने लगा। हीरा और आमिर की शादी को 12वां साल था, पर वो दोनों अभी भी औलाद की नेमत से महरूम थे। हीरा को जहाँ कहीं कोई बताता इलाज के लिए चली जाती, मगर हर जगह एक ही बात जिसे वो सुन सुनकर मजीद मायूस हो जाती, सॉरी आप माँ नहीं बन सकती। और फिर घर आकर ना जाने कितने दिन ये अल्फाज एक खौफनाक गूंज की शक्ल अख्तियार करके उसके कानों में गूंजते रहते। वो कई कई दिन डिप्रेशन का शिकार रहती, ज्यादातर चुप ही बैठी रहती। लेकिन उन दिनों उसे डिप्रेशन के साथ साथ एक नई बीमारी भी लग गई थी, शक की बीमारी। उसे लगता था कि उसका शौहर जल्दी उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा। यहाँ तक कि बाजार में आमिर अगर किसी औरत को रास्ता देने के लिए थोड़ा साइड पे हो जाता, उसे लगता जैसे ये कोई आमिर की जानने वाली है और आमिर उससे छुपकर कोई अफेयर चला रहा है। वो कई बार मुड़ मुड़कर उसे देखती कि कहीं वो पीछे मुड़कर आमिर की जानिब तो नहीं देख रही। आमिर मोबाइल पे किसी से हंस के बात कर रहा होता तो शक और बढ़ जाता कि जरूर किसी लड़की के चक्कर में है। अब तो हीरा इस दर्जे डिप्रेशन में चली गई थी कि उसे घर में कोई चाहे किसी भी वजह से हंसता हुआ नजर आता, उसे लगता कि वो उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और अक्सर उसकी ये गलत फहमियाँ झगड़े का सबब भी बन जाती, कभी आमिर के साथ, कभी ससुराल वालों के साथ, जिसकी वजह से वो अब अक्सर अपने कमरे में अकेली रहने लग पड़ी। खामोशी से कुंडी लगाकर ज्यादातर वक्त सोकर गुजार देती। मगर उन दिनों उसे आमिर के बदलते तौर तरीकों पर शक नहीं, यकीन हो गया था कि अब ये यकीन किसी लड़की के चक्कर में है। औलाद ना होने के सबब जल्दी उसे तलाक देकर दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है। मगर उसने आमिर से बात करने से पहले तमाम सबूत इकट्ठे करने के बारे में सोचा, ताकि फिर आमिर मुकर ना सके। मगर हर बार वो उसे हीरा के दिमाग का खलल बताकर खामोश करवा देता। शाम को ऑफिस से वापसी पर हीरा ने 8 बजे उसके घर से निकलते ही पीछा शुरू कर दिया। आमिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता हुआ एक कच्ची बस्ती के पास पहुंच गया और फिर वहीं उसकी गाड़ी रुक गई थी। थोड़ी देर बाद बस्ती में से एक बूढ़ा आदमी और 2 जवान लड़कियां गाड़ी की तरफ जाती नजर आईं। बूढ़ा आदमी लड़कियों को आमिर की गाड़ी में बिठाकर अब उनको हाथ हिलाकर रुखसत कर रहा था। ओह, तो ये यकीनन इन लड़कियों का दलाल होगा। हीरा ने फौरन आमिर की गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया और फिर उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया ये देखकर कि आमिर उन लड़कियों को लाखों की शॉपिंग करवा रहा है। हीरा का खून खौल रहा था, मगर इस बार उसने अपने आप पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। दूर से ही हीरा ने उसकी कुछ पिक्चर्स और मूवी मोबाइल में सेव की और घर वापस आ गई। आमिर रात के कोई 1 बजे घर वापस आया और आते ही झूठ बोल दिया कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया था, इसलिए देर हो गई। दूसरे दिन हीरा से लाख कोशिश के बावजूद ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने मेके जाके अम्मी को बमा तस्वीरी सबूतों के साथ बात रो रो के बताई। सब घर वाले परेशान बैठे थे। हीरा का रोना धोना अभी भी जारी था जब भाभी ने ये तजवीज़ दी। हीरा, इससे तो साफ लग रहा है कि आमिर अब जल्दी दूसरी शादी कर लेगा, इसलिए आमिर से बात करने का अब कोई फायदा नहीं। इसके पास दूसरी शादी के लिए एक ठोस वजह है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। क्यों ना तुम उसकी दूसरी शादी से पहले ही उसकी दूसरी शादी खुद करवा दो। भाभी ने हीरा की तरफ अयार नजरों से देखते हुए मक्कारी से कहा। क्या मतलब भाभी आपका? मैं समझी नहीं। मतलब हीरा ये कि जैसा कि अब ये बात साबित हो चुकी है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, ऐसे में आमिर के लिए औलाद के हसूल के लिए दूसरी शादी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे हालात में मुझे एक तरीका समझ आया है तुम्हें इस मुश्किल से निकालने का। क्या, अगर तुम राजी हो तो? हीरा ने बेकरारी से कहा। जी बताएं भाभी। हीरा, जैसे इंडिया में करते हैं, थोड़े अरसे के लिए किसी औरत से पैसे के बदले रिलेशनशिप कायम करके उसे बच्चा हासिल कर लेते हैं और फिर उसको मुआहदे के मुताबिक रकम अदा करके चलता करते हैं। क्या कहते हैं इसको वहाँ? हीरा की भाभी ने दिमाग पे जोर देकर सोचते हुए कहा।
सरोगेट भाभी, हीरा ने जल्दी से बताया। हाँ हाँ वही, तो तुम ऐसे ही किसी लड़की की तलाश करके आमिर से उसकी शादी करवा दो, तुम्हें बच्चा भी मिल जाएगा और आमिर भी हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अरे भाभी जियो, इतना ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ आपके जहन में ही आ सकता था। हीरा ने खुशी से अपने भाभी के गले लगते हुए कहा। पर भाभी ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से, और आमिर इस काम के लिए ना माना तो अरे पागल, लड़की ढूंढना मेरा काम है, और आमिर को तो कभी इस बात की भिनक ना लगने देना कि तुम उसकी दूसरी शादी किस मकसद के लिए करवा रही हो, वरना अगर उसके अंदर का रहम दिल और हसास इंसान जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस किसी तरह चक्कर चलाकर उसे बिना बताए राजी करना तुम्हारा काम है। जी भाभी, सही कह रही हैं आप, जैसे आपका हुक्म। पीर की दोपहर एक निहायत ही गंदे मोहल्ले की एक कमरे में मुश्तमिल घर में हीरा अपनी माँ और भाभी के साथ एक मैली कुचैली और टूटी हुई चारपाई पे बैठी थी। हीरा ने जो ही बैठे बैठे अंदाजा लगाया था कि इसी किराए के कमरे की छत को सहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि एक सीढ़ी ऊपर से कमरे में आ रही थी और यही कमरा हर चीज के लिए इस्तेमाल होता था। कमरे के एक तरफ लैट्रिन थी जिसके आगे मैले कुचैला सियाह रंग का जगह जगह से फटा पर्दा लटक रहा था, मगर लैट्रिन से उठने वाली नागवार बदबू से हीरा का वहां पे बैठना मुहाल हो रहा था। कमरे में रखी दूसरी चारपाई पे एक बूढ़ा लेटा मुसलसल खांस रहा था। हीरा ने बदबू से बचने के लिए नाक को टिश्यू पेपर से कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद छत से किसी के नीचे आने की आवाज आई और फिर एक औरत अपनी जवान 7 बेटियों के साथ उसके सामने फर्श पर बैठी थी। जी तो रजिया, तुम तैयार हो इस काम के लिए? जी बीबी, आप मेरी बेटियां देख लें, जो भी आपको पसंद हो मैं उसे ही भेज दूंगी। रजिया ने किसी शिकस्त खोरदा माँ की तरह अपनी बच्चियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हीरा ने गौर से देखा, 2 तो तकरीबन 30 साल से ऊपर की थीं। इनका नाम रजिया ने आलिया और आबदा बताया था। 2 तकरीबन 25 के लगभग थीं, जिन्हें रजिया सारा और जारा कहकर बुला रही थी, और एक कोई 15-16 साल की थी जिसका नाम शुमाइल था। वो अभी काफी छोटी थी। हीरा को अपने मकसद की तकमील के लिए शुमाइल सबसे बेहतर लगी थी। कम उम्र भी थी और जब दिल चाहे उससे पीछा छुड़वाना और सबसे बढ़कर उसे अपने कंट्रोल में रखना भी हीरा के लिए आसान था। लड़की पसंद आने के बाद हीरा की माँ बोली, देखो रजिया, 5 लाख तुम्हें शादी से पहले देंगे और 5 लाख शादी होने के बाद। याद रखना रजिया, जैसा तुम्हें कहा गया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारे इस मुआहदे की भिनक भी बाहर किसी फर्द के कानों में पड़ी तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं तुम्हें। हीरा की भाभी ने बारोब आवाज में फैसला सुनाया। नहीं बीबी, आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। और हाँ, अपनी बेटी को भी अच्छी तरह समझा देना, जब तक ये बच्चा पैदा करके हमारे हवाले नहीं कर देती, ना तो तुम लोगों से मिल सकती है और ना तुम सब इससे कभी मिलने की कोशिश करोगे, समझे? हीरा की माँ ने मुआहदे की आखिरी लाइन उन्हें पढ़कर सुनाई और फिर हवा की गरीब बेटी 1 लाख एडवांस देकर एक अमीर जादी ने अपनी छोटी सी ख्वाहिश की तकमील के लिए बाजार में बिकने वाली गुड़िया की तरह खरीद ली। उन औरतों के रुखसत होने के बाद रजिया के घर की फिजा ऐसे सोगवार थी जैसे फांसी के मुजरिम के घर की उसकी मौत से 1 रात पहले होती है। शुमाइल रजिया की सबसे लाडली और ज़हीन बेटी थी। हर क्लास में टॉप करती। हर साल वो शुमाइल के साथ उसके स्कूल से इनाम लेने जाती। जब स्कूल के लाउड स्पीकर से पुकारा जाता, शुमाइल गुल वल्द नज़ीर अहमद ने क्लास में से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो हजारों लोगों की तालियों की गूंज में अपनी बेटी के साथ स्टेज तक जाते जाते उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता। बड़ी चारों बेटियां तो मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सकी थीं, लेकिन रजिया ने मुसम्मम इरादा कर रखा था कि वो शुमाइल को डॉक्टर बनाएगी। मगर फिर अचानक शुमाइल का वालिद एक्सीडेंट में फोत हो गया, जिसके जाते ही गुर्बत ज़दा झुग्गी पर दुख, गम और मुसीबतों की बिजलियां एक साथ गिर पड़ी। कोई हमसाया रिश्तेदार भूल कर भी गुर्बत के सबब रजिया की बेटियों का रिश्ता लेने तो दूर, कभी हाल पूछने भी ना आता। सबको पता था कि रजिया की बेटियां दुआओं के अलावा जहेज में कुछ नहीं लाएंगी। रजिया की बड़ी दोनों बेटियों आलिया और आबदा की जवानी माँ बाप की दहलीज पे अपने लिए रिश्ता आने के इंतजार में ढलती जा रही थी, और 2 जो जवान थीं उनके लिए भी किसी रिश्ते की दूर दूर तक उम्मीद ना थी। रजिया को अपनी सब बेटियों का अंजाम एक सा लगता था, सब यूं ही बिन ब्याही माँ बाप की चौखट पे बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। एक दिन रजिया की हमसाई, जो कि हीरा के मेके में मासी का काम करती थी, उसने बातों ही बातों में बताया कि उसकी मालकन ने उसे बड़े ही राजदाराना अंदाज में एक ऐसी लड़की की तलाश करने को कहा है जो कुछ सालों के लिए शादी करके
ان کی بیٹی کو ایک بچہ پیدا کر کے دے سکے، بدلے میں وہ اسے 10 لاکھ دیں گے۔ ہمسائے کی اس بات سے رضیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ایک بیٹی کی قربانی سے باقیوں کی زندگیاں سنور جائیں تو یہ سودا مہنگا نہ ہوگا، ورنہ عالیہ اور عابدہ کی طرح باقی بیٹیاں بھی اسی کی دہلیز پر ہی اپنے حصے کی خوشیوں کے لیے بیٹھی سسکتی رہیں گی، اور بنا جہیز کے اس غریبی کے عالم میں کوئی ان کا ہاتھ مانگنے نہیں آئے گا۔ رضیہ نے گھر آ کر اپنی بیٹیوں سے سرسری طور پر اس کا ذکر کیا تو سب اس قربانی کے لیے تیار ہو گئی، مگر بدقسمتی سے شمائل اس قربانی کے لیے منتخب ہو چکی تھی، جو کہ سب کی آنکھ کا تارا اور ابھی خود بچوں جیسی عادتوں کی مالک تھی۔ اماں شمائل بہت چھوٹی ہے، تم ان لوگوں کو منع کر دو کہ ہم شمائل کو نہیں بھیجیں گے، ہم چاروں میں سے کوئی بھی چلی جائے گی، مگر شمائل کو بھیجنے کے لیے میرا دل نہیں مان رہا۔ شمائل کی بڑی بہن زارا نے دوسرے دن اپنی ماں سے کہا، بیٹا تو میں کون سا خوشی سے اسے رخصت کر رہی ہوں، شمائل شاید یہی لیکھ اپنے رب سے لکھوا کر لائی تھی۔ رضیہ نے کمرے میں رکھی چارپائی سے جائے نماز اٹھایا اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے چھت پہ چلی گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو ہیرا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے نہیں کرنی دوسری شادی، میں خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ عامر نے ہیرا کی بات کا جھنجھلا کر جواب دیتے ہوئے کہا، کیا کہیں گے دنیا والے، عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار، ہر تقریب میں ان کے حق کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرنے والا، اپنی ہی بیگم کے دکھ کو سمجھ نہ سکا اور اس کے کرب کو محسوس کر کے ساتھ دینے کی بجائے اس کے سر پر لا کر سوکن بٹھا دی۔ پر عامر، جب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہیرا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ہیرا میری جان، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ آج نہیں تو کل ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا، اور اگر نہ بھی اولاد دے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی کہ جس کے حصول کے لیے اپنی جان سے پیاری شہزادیوں جیسی وائف کا دل دکھاتا پھروں۔ ہیرا عامر کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر دل مطمئن نہیں تھا کہ عامر واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کون سا چاہتی تھی کہ عامر کی دوسری شادی ہو جائے؟ کہیں یہ میری مرضی سے شادی کرنے سے اس لیے تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنی مرضی سے اس رات والی لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خفیہ شادی رچا چکا ہے؟ ہیرا نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ہیرا نے پھر دوسرے پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا۔ شام کو عامر نے آفس سے واپسی پر پھر دوستوں کے ساتھ ڈنر کا بہانہ بنایا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ ہیرا اس کے پیچھے پیچھے پھر گاڑی لے کر نکل پڑی، پھر وہی 2 لڑکیاں اور لمبا سیر سپاٹا، پھر ان کے ساتھ ہوٹلنگ اور پھر شاپنگ، مگر اس بار کی شاپنگ دیکھ کر ہیرا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ وہ دونوں عروسی جوڑا پسند کر رہی تھیں۔ اس سے آگے دیکھنے کی ہیرا میں سکت نہ تھی۔ گاڑی گھر کی جانب موڑ دی اور بیڈ پہ لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی۔ یہ تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے، اس لیے مجھے انکار کر رہا ہے۔ اور پھر ہیرا نے آنسو پوچھتے ہوئے پختہ ارادہ کر لیا کہ جو بھی ہو جائے عامر کی میں اس چڑیل سے شادی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے شادی کروا کے رہوں گی۔ اور آخر کار عامر کو ہیرا کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ رضیہ کے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی جسے اس نے کبھی زندگی میں تھپڑ تو دور ڈانٹا تک نہیں تھا، آج رضیہ گھر کی غربت دور کرنے کے لیے اس کو بھیڑ چڑھا رہی تھی۔ شمائل کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی یہ سب سن کر۔ بیٹا، تم تو میری سب سے بہادر اور لاڈلی بیٹی ہو، مجھے یقین ہے تم اس کڑے امتحان میں ضرور ہمیشہ کی طرح سرخ روح ہو کر لوٹو گی۔ رضیہ نے شمائل کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماں ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو میری جان۔ بچے کی پیدائش سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ میں نے سنا ہے اس وقت عورت کو بہت شدید درد ہوتا ہے، شمائل نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سب کی سسکیاں فضا میں گھٹی گھٹی آواز میں بلند ہوئی اور پھر گھر میں موت سی خاموشی چھا گئی۔ شمائل نے رات کو اپنی سرہانے رکھی بلیک کلر کی اس ٹوٹی ہوئی رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا، جو کہ ایک دن اسے گلی سے گزرتے ہوئے زمین پر گری ہوئی ملی تھی۔ اگرچہ یہ اب کلائی پہ باندھنے کے قابل نہیں تھی، مگر ٹائم ٹھیک بتاتی تھی۔ شمائل اور اس کی چھوٹی دونوں بہنوں لائبہ اور ہینا کے پاس اسکول جانے کے لیے وقت دیکھنے کا کئی سالوں سے یہی ذریعہ تھی، جسے اس نے بہت سنبھال کے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ 2 بج چکے تھے اور 3 بجے اسے لینے کے لیے ہیرا کے گھر سے گاڑی نے آ جانا تھا۔ شمائل نے بڑی بہنوں کی طرف سر گھما کر دیکھا، سبھی جاگ رہی تھیں، بس شمائل کے سامنے سونے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر امی اپنی چارپائی پہ نہیں تھیں، شاید وہ چھت پہ ہوں گی۔ شمائل نے سوچا جتنا بھی وقت اس کے پاس بچا تھا ماں کی گود میں سر رکھ کر گزارنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چھت پہ چلی گئی۔ رضیہ جائے نماز پر بیٹھی اونچی آواز میں سسک سسک کر دعا مانگ رہی تھی۔
या अल्लाह, एक मजबूर माँ अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया के लालची भेड़ियों के हवाले अपने ही हाथों से कर रही है। मौला, तू मेरे दिल का हाल तो जानता है, गम से फटा जा रहा है। मेरी मासूम बेटी की हिफाजत करना, मुझ मजबूर और बेकस पे तरस खाना। शुमाइल माँ की फरियाद सुनकर खुद भी उससे लिपटकर रोने लग पड़ी। 3 बजने में चंद ही मिनट बाकी थे। माँ शुमाइल को लेकर नीचे कमरे में आ गई। बूढ़े दम्मा ज़दा दादा पे फिर खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। आलिया ने दादा को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पिलाकर चारपाई पर लिटाने की कोशिश की, मगर वो हैरानगी से शुमाइल की तरफ देख रहे थे। कहाँ जा रही है मेरी बच्ची इस वक्त? दादा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दादा जान, शुमाइल भागकर दादा के गले जा लगी। अरे रो क्यों रही है? माँ ने डांटा है क्या? बूढ़े दादा ने सवालिया नजरों से रजिया की तरफ देखा। ओ अब्बा जी, शुमाइल के मैट्रिक के पर्चे हो गए हैं ना, तो उसका मामू उसे लेने आ रहा है। अब ये वहीं पड़ेगी, बस इसलिए हमसे दूर जाने का सोचकर रो रही है। रजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे मेरी बच्ची, दादा ने प्यार से शुमाइल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मत रो, मैं तुझे खुद ही हर माह जाकर घर ले आया करूँगा। तुम बस अच्छी तरह से दिल लगा के पढ़ाई करना। खुद ही तो कहती हो, दादा, जिस दिन मैं डॉक्टर बन गई सबसे पहले तेरी खांसी का इलाज करूँगी, और अगर तुम डॉक्टर ना बनी तो मेरा इलाज कौन करेगा? दादा ने खांसते हुए कहा। 3 बज चुके थे। रजिया ने शुमाइल को बड़ी सी चादर उड़ाकर घर से चंद गज की दूरी पे खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बिठा दिया। माँ, एक वादा कर मुझसे। शुमाइल ने गाड़ी में बैठते हुए अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा। जी मेरी जान, बोलो। रजिया ने अपने अंदर चीखती चिल्लाती औरत की आवाज़ और दर्द को दबाते हुए कहा, माँ, तुम मेरी सारी बहनों को फूलों वाली कार में दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत करोगी। अब किसी को मेरी तरह फूलों के बगैर कार में विदा नहीं करोगी। शुमाइल ने माँ के हाथों को सख्ती से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी बच्ची से वादा करती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना, और ये लो फ़ोन नंबर, इसे संभाल कर रख लो, बल्कि याद करके इसे फेंक दो। इस पे हमसे बात कर लिया करना, पर ख्याल रखना किसी को पता ना चले। गाड़ी चल पड़ी। रजिया वहीं घुटनों के बल ज़मीन पे गिरी पड़ी। शुमाइल मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ कर देना। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुझे यूं एक दिन घर से रुखसत करेगी। घर के सब अफराद, जिनमें आमिर की छोटी बहन तराना, जो कि फिजिक्स में एमफिल कर रही थी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहती थी, आमिर का भाई आसिफ और उसकी बीवी शमा, आमिर की अम्मी, हीरा के मेके वाले भी शामिल थे, और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शुमाइल का आमिर के घर पे ही निकाह हो गया, क्योंकि बकौल हीरा लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है और अपना पेट पालने के लिए हीरा की भाभी के मेके में काम करती है। मगर आमिर को इस सारी सिचुएशन से या लड़की से एक रत्ती भर भी दिलचस्पी ना थी, इसलिए उसने शुमाइल को शादी से पहले देखने की भी जरूरत महसूस नहीं की। इसके लिए बस हीरा का यही बता देना काफ़ी था कि उसे लड़की पसंद है। घर के ऊपर वाले पोर्शन में आमिर की दूसरी बीवी के लिए कमरा हीरा ने खुद सजाया था, और आमिर की समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर इतना शक करने वाली हीरा अब खुद ही कैसे उसे किसी और के हवाले कर रही है। रात के 11 बज चुके थे। सब मेहमान इस सादा सी शादी की तकरीब से रुखसत होकर अपने घरों को रवाना हो चुके थे, जब हीरा ने भी आमिर को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मगर आमिर को बहुत अजीब लग रहा था। या अल्लाह, ये औरत ज़ात तूने इतनी मुश्किल क्यों बनाई है, जिसकी मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। कभी दूसरी शादी के खिलाफ दिन रात मुझसे जंग करती थी, अब खुद ही मेरी दूसरी शादी करवा दी। आमिर ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर खुदा से शिकवा करते हुए कहा। बहरहाल अब जो भी था, उसे कमरे में इंतजार करती अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाना था, इसलिए बाकी के शिकवे दिल ही में दबाकर कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। सुर्ख रंग के लहंगे के ऊपर दुल्हन का चेहरा छुपाने के लिए जो चादर उसे निकाह के वक्त उड़ाई गई थी, अभी भी वो उसे ओढ़े बेड पर बैठी थी। ना ही उसने और ना ही किसी और ने उस चादर को उसके ऊपर से उतारा था। आमिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके नज़दीक जाकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, आमिर ने उसे बड़े अदब से सलाम करते हुए कहा, मगर उसने जवाब देना पसंद ना किया। सलाम का जवाब देना नहीं आता क्या आपको, या हमारी शक्ल ही पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से आप हमसे बात करना भी गवारा नहीं समझ रही? वो अभी भी बुत बनी बेड पर बैठी थी। आमिर ने आहिस्ता से उसके ऊपर से चादर उतारी और फिर उसकी शक्ल देखते ही उसे जैसे करंट लग गया हो। वो कोई 14-15 साल की कमसिन लड़की थी, जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी।